हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई एस बार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 13 एंड 15 मार्च के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग लास्ट यानी सैटरडे का जो न्यूज़ था उसको भी इसी में इंक्लूड करेंगे लास्ट में। ओके, तो इनिशियल लेवल पे आपको 15 मार्च यानी आज का न्यूज़ मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एडिटोरियल आफ्टर दैट सैटरडे का इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है। अगर आप में से किसी को फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो आई एस दरबार एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वेयर यू कैन गेट सम फ्री क्लासेस। इसके अलावा अगर आपको फुल कोर्स के लिए जानकारी चाहिए तो आप अप्रोच कर सकते हैं गिवन नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 8750069419। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइडेंस का प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है। जो लोग प्रीलिम्स अभी देना चाहते हैं और वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड गाइडेंस भी चाहते हैं तब भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। उसमें आपको लेस फीस पर प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी प्रीलिम्स के लिए, और उसके बाद आप आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है कि टाइम मैनेजमेंट डायरी वगैरह की हेल्प से आपको हम लोग गाइड करते हैं, और ये डायरी आपके ट्रैक रिकॉर्ड को समझने में काफ़ी हेल्प करता है, आपका भी और हमारा भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ है SDMC रेडीज 18 ई चार्जिंग स्टेशन। तो जब हम एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव को डिस्कस करते हैं और एनवायरनमेंट को के प्रोटेक्शन को लेकर के गवर्नमेंट्स के क्या क्या इनिशिएटिव्स एंड स्टेप्स रहे हैं, वहाँ पर आप ऐसे न्यूज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में अभी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और भारत स्टेज 6 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा भारत स्टेज 4 से सीधा हम लोग BS 6 पर शिफ्ट हो रहे हैं, और ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। हमने इसके बहुत सारे क्रिटिकलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है। तो BS 6 में यही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह को प्रमोट किया जा रहा है, और यहाँ पे ई चार्जिंग स्टेशंस लगा दिए गए हैं। टोटल 18 ई चार्जिंग स्टेशंस हैं जो लगाए गए हैं। अब किसके द्वारा ये पूरा सेटअप बनाया गया है? सो इट इज़ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL। तो ये जो एजेंसीज़ हैं इनका नाम भी हम याद रख सकते हैं, सो दैट अगर आंसर राइटिंग कर रहे हों तो वहाँ पर इनका नाम लिख सकें। ओके, छोटा सा न्यूज़ है बट इम्पॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से खास करके, और हो सकता है कि प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि कहाँ पर ई चार्जिंग स्टेशंस लगाए गए हैं या कौन सी एजेंसी इसमें काम करती है। अगला न्यूज़ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के पेज से है, और ये न्यूज़ है आपके फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन की। रघुराम राजन साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो बदलाव आता है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में, अगर ड्रास्टिक चेंज किया जाएगा तो ये बॉन्ड मार्केट को अपसेट कर सकता है। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में आपको मालूम है ना? कितने लोगों को मालूम है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में? इसमें आपको पता है RBI के 3 मेंबर और गवर्नमेंट के 2 मेंबर शामिल होते हैं। इसमें आपस में 3+3 का कॉम्बिनेशन है। गवर्नमेंट की तरफ से 3 और RBI की तरफ से 3 लोग इसमें शामिल होते हैं। एंड इसमें प्रॉपर एक तैयार किया जाता है पॉलिसी रेट का एजेंडा कि क्या होगा। जो मेन काम है वो ये है कि इन्फ्लेशन को 4+-2 में रखना, इसी परसेंटेज में इन्फ्लेशन को रखना, ये इनका मेन काम है। जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क लाया गया है वो इसी के लिए लाया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो ऐसे पॉलिसी रेट फिक्स करे, ऐसा रेपो रेट फिक्स करे कि उससे इन्फ्लेशन मार्केट में 4+-2 के ही अंतर्गत हो, यानी कि 2 to 6% के अंतर्गत हो। तो इस पर हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर का क्या मानना है? रघुराम राजन साहब क्या बोलते हैं कि ये सही है कि नहीं है? इनका मानना है कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है ये हेल्प करता है। इन विच सेंस? बेसिकली इन्फ्लेशन को डाउन करने में, कंट्रोल करने में, और ख़ास करके RBI को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये इकोनॉमी को सपोर्ट करने के साथ साथ RBI को भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैसे एक इस फ्रेमवर्क का बहुत अच्छा रोल है या कमेटी का रोल है। लेकिन अगर इसमें ड्रास्टिक चेंज कर दिया जाएगा, जैसे आपने अचानक से पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया या अचानक से पॉलिसी रेट को कम कर दिया। पॉलिसी रेट इज़ व्हाट? रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जिस रेट पर RBI से पैसे लेती है कौन? बैंक। बैंक भी उधार लेती है, किससे? RBI से लेती है, ताकि वो पैसा वो आगे मार्केट में लेंड कर सके, कंज्यूमर्स को दे सके,
जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको लोन्स के प्रोवाइड के तौर पर दे सके। अब रेपो रेट यानी पॉलिसी रेट जितना कम होगा उतना ही अच्छा बैंकों के लिए होगा, बिकॉज उनको उतना कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो अगर इसमें ड्रास्टिक चेंज आता है, मान लीजिए 0.1 0.2% अगर बढ़ता घटता है तो ठीक है, बट अगर रैंडम चेंज बहुत ज़्यादा कर दिया जाएगा तो ये इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं। PLI स्कीम बहुत न्यूज़ में रहता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये कई बार हमने डिस्कस किया है, तो आज इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। न्यूज़ में आया हुआ है और इसका सेकेंड राउंड का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन के लिए इनवाइट किया है सेकेंड राउंड के लिए किसको, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं इन विच सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, उनको इसमें बुलाया गया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स में। इसमें किस में फोकस किया जा रहा है, सो दैट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि मदरबोर्ड होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो आपको जब भी PLI स्कीम का जिक्र आता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसको हम जोड़ देंगे इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाने में। जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना आत्मनिर्भर भारत का, उसमें कैसे ये स्कीम्स काफ़ी हेल्प कर रहा है। इसमें सिर्फ एक ही सेक्टर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर नहीं है, बल्कि कई सारे और सेक्टर हैं। थोड़ा सा बेसिक जानते हैं इसके बारे में। ए स्कीम दैट एम्स टू गिव कंपनी इंसेंटिव और इंक्रीमेंटल सेल्स, जो कंपनी को फ़ायदा दे। फॉर एग्जांपल आपने अगर अपनी कंपनी भारत में लगाई तो आपको सरकार कुछ रियायतें देगी, फ़ायदा देगी, टैक्स कम लेगी, आपको लोन आसानी से मिल जाएगा, पेपर वर्क आसानी से हो जाएगा, आप कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए जो भी बेनिफिट्स चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। सो ये सारे बेनिफिट्स PLI स्कीम के तहत दिए जा रहे हैं। सर्टेन सेक्टर के लिए आया है ये, और इसमें इंसेंटिवाइज किया जाता है किसको, ऑब्वियसली जो आपके बिजनेसमैन हैं, कंपनीज हैं, उनको। एंड द स्कीम इनवाइट्स फॉरेन कंपनीज। इसका बेसिक एम क्या है कि भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां आए। जैसे अगर चाइना के अगेंस्ट अगर कंपनी हो रही है, या फिर जैसे इंडिया चाइना और US का ट्रेड वॉर चल रहा था, उस समय में काफ़ी बातचीत आ रही थी कि जो कंपनी वो स्विच होकर के इंडिया तक पहुंच सकती है। सो ऐसी कंपनियों को कैसे हम यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, इंडिया में इनवाइट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लगाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने का क्या फ़ायदा होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, दूसरा आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तीसरा आपको सामान को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता है, आप एक्सपोर्टर बन सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे फ़ायदे होंगे अगर हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाए। जैसे कि आप अगर कोई फ़ोन है, फॉर एग्जांपल MI का फ़ोन आप लेते हैं, रेडमी या फिर अब और भी सैमसंग है, या ऐसा फ़ोन आप लेते हैं और वो फ़ोन आपको बाहर से इंपोर्ट करना होता है। जैसे इंडिया में जो आपके रिटेलर्स हैं वो बाहर से मंगाते हैं, तो क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा टैक्स उस पर पे करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें बच जाएगी तो यहाँ के कंज्यूमर का भी फ़ायदा होगा, सरकार का भी फ़ायदा होगा। जो कंपनी है वो सरकार को टैक्स पे करेगी। सो इट इज़ डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द बजट टू गुड्स मेड इन इंडिया। तो जो सामान भारत में बनेगा उसको इसमें डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा। अमाउंट वेरीज फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर। ऑब्वियसली मैंने जैसा कि बताया कि कई सेक्टर के लिए है, अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से सेक्टर के लिए है, तो इसमें क्या हेल्प मिलेगा वो सबके लिए अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म है। इज बेस्ड ऑन डिसएडवांटेज और डिसेबिलिटी फेस्ड बाय द सेक्टर। जो ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे काफ़ी डिसएडवांटेज है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, डाउनफॉल हो रहा है, उसको ज़्यादा एम्फेसिस किया जाएगा। अभी हाल ही की न्यूज़ है, ये नवंबर 2020 की न्यूज़ है कि इसका एक्सपेंशन किया गया है। PLI स्कीम को 10 मोर सेक्टर्स में ऐड कर दिया गया है। ठीक है ना, फूड प्रोसेसिंग से लेकर के टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हम बात कर रहे थे, टेक्सटाइल, फोटोवोल्टाइक, ये सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। कई सारे सेक्टर्स को जोड़ दिया गया है। 5 साल का पूरा अपना अप्रोच है, अपना टारगेट है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को यहाँ पे इंक्रीज किया जाए, और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी इसमें शामिल हैं। ओके, तो ये सारे बेसिक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मैंने आपको बताया है। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ में से है ये। अब आज का एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं। स्टोरी फॉर क्वाड, क्वाड के बारे में हम बात करेंगे, और क्वाड से रिलेटेड न्यूज़ सैटरडे को भी आया था जिसको मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये आर्टिकल क्या कह रहा है, जैसे आपको पता है अभी रिसेंटली समिट ऑर्गेनाइज की गई है क्वाड ग्रुपिंग्स की, क्वाड मेंबर्स की। ठीक है ना, क्वाड का क्या मतलब है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। और क्वाड ग्रुप में कौन कौन से देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। और इनकी जो फर्स्ट समिट ऑर्गेनाइज की गई है
अभी आफ्टर कोविड और यूएस में नए इलेक्शन के बाद, नए सरकार के चुने जाने के बाद। तो अभी एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टस यहाँ पे बनाया जाएगा। 2007 में जब इसकी शुरुआत होती है, जब फर्स्ट स्टेप लिया जाता है क्वाड को बनाने के तर्ज पे, तो चाइना ने इसे क्या कहा था? चाइना ने इसे एशियान नाटो कहा था, आसियान नाटो। और इसको लेकर के एक क्रिटिसिज्म था ये क्वाड के लिए चाइना की तरफ से, बिकॉज चाइना को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये जो अलायंस है, ये जो ग्रुपिंग है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना को ही काउंटर बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। बिकॉज द इन्फ्लुएंस इंक्रीजिंग डे बाय डे in the Indo-Pacific region by the China is very urgent need to counter it, right? So that's why these four countries are making this group, और ये बात चाइना को बहुत अच्छे से पता है. That's why they called क्वाड इज आसियान नाटो. और इसके बाद लेकिन एग्जैक्टली इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो इन देशों का मानना है, जो क्वाड कंट्रीज हैं, वो क्या कहते हैं, इस बात को भी इन्होंने क्लियर कर दिया है. सो द कन्फ्लेशन ऑफ द क्वाड विद द एनुअल मालाबार नावल एक्सरसाइज दैट इंडिया कंडक्ट्स विद यूएस एंड जापान. लेकिन अभी लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें इन्वाइट किया गया था. तो कैसे ये जो सिस्टम है, ये पॉलिटिकल से आगे बढ़ता बढ़ता मिलिट्री, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव तक पहुंचता जा रहा है. क्वाड के हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं. इंडो पैसिफिक, अक्रॉस इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे पीस को मेंटेन करना है, ये इसका प्राइमरी एजेंडा है. और अब हम पीस से आगे बढ़ करके डिजिटल वर्ल्ड पर भी फोकस कर रहे हैं. आपको जो आज मैं सैटरडे का न्यूज़ डिस्कस करूंगी, वहां पे बताऊंगी कि कितने अलग अलग इवेंट्स हैं जिसको कि क्वाड में अब लिया जा रहा है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स को लेकर के हो, डिजिटल वर्ल्ड में कैसे आपको बेटर करना है उसके लिए हो. ओके, सो क्वाड इज फ्लेक्सिबल ग्रुप लाइक माइंडेड पार्टनर्स. तो ये जो 4 लीडर्स हैं, ये क्वाड को क्या बोलते हैं? आसियान नाटो तो चाइना ने कहा था. ये जो लीडर्स हैं, क्वाड लीडर्स, ये कहते हैं दैट क्वाड इज अ फ्लेक्सिबल ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पार्टनर्स. यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट इन योर आंसर्स. ओके, सो डेडिकेटेड टू एडवांसिंग अ कॉमन विजन एंड टू इंश्योर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करने के लिए एक लाइक माइंडेड, एक जैसे सोचने वाले लोगों का जो देश है, उसकी ये ग्रुपिंग है, पार्टनरशिप है. ठीक है, तो चाहे वो पेंडेमिक हो, अभी जो कोविड-19 का पेंडेमिक था, या फिर डिजास्टर हो, सुनामी हो, ऐसे किसी भी जगह पे जहाँ पे एक आपदा की तरह वो होता है, तो ये सारे देश आपस में साथ आते हैं. और अब ये कोविड वैक्सीन के लिए भी काम करने जा रहे हैं. ओके, सो अभी रिसोर्सेज को कैसे इकट्ठा किया जाएगा, अमेरिकन टेक्नोलॉजीज, जापानीज फाइनेंस, इंडियन प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड ऑस्ट्रेलियाज लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी. कितनी चीज़ें हैं? अमेरिका की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जापान के फाइनेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, और इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा. बिकॉज इंडिया हैज़ प्रोडक्शन कैपेसिटी. वाई? क्योंकि इंडिया के पास लेबर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. और ऑस्ट्रेलिया के लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी का सहारा लिया जाएगा. तो देखिए, 4 ऐसे देश जिनके पास की एक यूनिक कैपेसिटी और पावर है, ये मिल करके कोविड-19 की वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं. बिलियंस ऑफ डोजेस को तैयार किया जाएगा. अक्रॉस इंडो पैसिफिक लोगों की मदद की जाएगी, कंट्रीज की मदद की जाएगी. तो वैक्सीन पार्टनरशिप के तर्ज पे ये नया ग्रुपिंग स्टार्ट हो रहा है और समिट में इसके ऊपर बातचीत चल रही है. ठीक है, तो हम लॉजिस्टिक्स, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, वहाँ से क्लाइमेट चेंज तक फोकस कर रहे हैं थ्रू दिस क्वाड पार्टनरशिप. एंड व्हेन इट वाज नॉट डेमोनाइजिंग द क्वाड एज एशियान नाटो, द चाइनीज लीडरशिप डिमिनिश इट एज अ ट्रांजिएंट सी फॉर्म. ठीक है ना, चाइना को क्या लगता था? चाइना को लगता था कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत आगे नहीं जाने वाला है, बहुत बस ये अभी एक चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए बनाया गया है, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, या वेस्टर्न वर्ल्ड का एक तरीके से ओवर डोमिनेशन है ऑन इंडियन ओशन. तो ये सारे क्रिटिसिज्म के पॉइंट है जो चाइना बोलता है क्वाड को लेकर के. लेकिन अभी जिस तरीके से अब बैलेंस फ्रेमवर्क देखा जा रहा है, राइट अप्रोचेस लिए जा रहे हैं, इसमें ये जो 4 कंट्री है दैट हैव ह्यूज स्टेक इन द प्रोडक्टिव, पीसफुल, मैनुअल, बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद द चाइना, and that has risen to become the world's second largest economic and military power. तो चाइना दिन ब दिन क्या हो रहा है? बहुत आगे बढ़ता जा रहा है. इससे वर्ल्ड में भले ही इसको
इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन चाइना के पास अभी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास होती हैं। तो इकोनॉमी से लेकर के मिलिट्री पावर तक चाइना सेकेंड नंबर पर पहुंचता जा रहा है, और इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इसको काउंटर बैलेंस किया जाए, क्योंकि इंडिया की सॉवरेनिटी हो, इंडो पैसिफिक रीजन का सिक्योरिटी हो, ये दोनों ही पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल देखते हैं, और ये एग्रीकल्चर पर एसोसिएटेड है, जीएस पेपर 3। कितने लोगों को सिलेबस याद है, कमेंट करके बताइए। सो डाइवर्सिटी द फार्म इनकम फिक्स, अशोक गुलाटी जी का आर्टिकल एंड श्वेता सैनी ने इसको लिखा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, इसमें बहुत इन्होंने डाटा एंड फैक्ट्स को गैदर करके इसको लिखा है। द सेंट्रलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर इंडिया गोज मच बियॉन्ड इट्स इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा काम करती है प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर इज एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर, और आपने कई सारे डाटा में देखा होगा कि इस पर जितनी इसकी कैपेसिटी है उसके डबल ट्रिपल लेबर बर्डन इसके ऊपर है, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर है। एंड वेयर इट इज़ एंगेज क्लोज टू 42% ऑफ द कंट्रीज वर्क फोर्स, यानी एग्रीकल्चर पर 42%, ये डाटा भी आप याद रख सकते हैं, लमसम अमाउंट में आप लिख सकते हैं अप्रॉक्स करके, 42% तक कंट्री का वर्क फोर्स पे काम करता है। एंड दिस सेक्टर वॉज नॉट ओनली फीड बाय द लार्ज ग्रोइंग इन पॉपुलेशन बट विद क्लोज इंटरलिंक विद द पॉवर्टी। तो एक तरफ तो बहुत सारे पॉपुलेशन को ये ऑब्वियसली फीड करता है, यानी कि फूड ग्रेन्स को इकट्ठा करता है, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी में हैं, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में रहते हुए भी उनके पास गरीबी है, जबकि वो बहुत बड़े अमाउंट ऑफ पीपल को हेल्प करते हैं। सो इट इज़ बेस्ट पोजिशंस टू एलिवेट प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर। माल न्यूट्रिशन हंगर को ख़त्म करने का सबसे जो इम्पॉर्टेंट वे है वो क्या है, फूड ग्रेन्स की कैपेसिटी को बढ़ा के रखा जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया जाए, क्योंकि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर सप्लाइज द मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द इकोनॉमी। व्हाई इट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्योंकि एक तरफ ये फाइनेंशियली एम्पावर करता है फार्मिंग कम्युनिटी को, ठीक है ना, दूसरा ये डिमांड क्रिएट करता है, एंड पर्टिकुलरली फॉर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो एक चीज़ के कई सारे इम्पैक्ट होते हैं, बहुत सारे सेक्टर पर इसका प्रभाव पड़ता है। इमेजिन कीजिए फूड क्राइसिस आ जाए किसी जगह पर, तो वहाँ पर क्या होगा। फूड क्राइसिस विल लीड टू क्रिएट माल न्यूट्रिशन देयर, हंगर, पॉवर्टी, हेल्थ, ये सारी चीज़ों को, एंड डायरेक्टली टू द इकोनॉमी, हर चीज़ को ये इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे ग्रो किया जाए, इसको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो वन सीक्स टू ग्रोथ प्रोग्रेस दैट इज नॉट जस्ट मोर एफिशिएंट, इंक्लूसिव इंडिया, स्मॉल मार्जिनल बट ऑल्सो द सस्टेनेबल। यहाँ की जो फार्मर इनकम है उसको तो बढ़ाना ही चाहिए, साथ में इसको एनवायरमेंटली यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी फोकस करना चाहिए। यानी कि अगर आपको पता है कि ग्राउंड वाटर नहीं है तो ऐसे फसलों को ना उगाया जाए जिसमें ग्राउंड वाटर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए ग्रोथ कैसे इम्पोज किया जाए, दैट्स द चैलेंज, दैट द क्वेश्चन हेयर। एंड व्हाट राइटर सेज, व्हाट ऑथर सेज हेयर, that they can differ in their vulnerabilities to the climate and weather changes। लगातार क्लाइमेट बदल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी सूखा पड़ता है, और इसका ये जो चेंजेस हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, इसमें अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो क्या होना चाहिए, एक सॉलिड रोड मैप क्या होना चाहिए आपका, सो दैट कि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है उसको भी ख़त्म किया जा सके। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, इन सभी का। तो 6 स्टेट का एग्जाम्पल लिया गया है, उसमें प्रॉपर स्टडी की गई है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर के। देखिए क्या कहते हैं, द स्टडी फाउंड इन द 6 स्टेट में कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पर बता दिया गया है। इन्हीं 6 राज्यों को एनालिसिस किया गया है एक पर्टिकुलर एजेंसी के द्वारा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, बिहार एंड ओडिशा, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया गया, इरिगेशन एंड रोड, दो इशू हैं। पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हाई इनकम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स,
दो बात ध्यान रखिएगा। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा में आता है आपका इरिगेशन और रोड की क्यों ज़रूरत है? सो दैट ट्रांसपोर्टेशन हो सके। आपके यहाँ पे जो फसलें उगती हैं आप उसको मंडी में लेके जाते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको कितना उगाया जा रहा है? इनकम ओरिएंटेड फसलें हैं या फिर क्या है? तो डेयरी, पोल्ट्री जैसी एक्टिविटीज़ है उसको प्रमोट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? सो ब्रिंगिंग मार्केट क्लोजर टू द फार्मर एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वैल्यू चेन इमर्ज एज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, तो मार्केट को फार्मर के क्लोज लेकर के आना, जैसे बहुत सारे ऐसे स्कीम सरकार ने लॉन्च किए हैं जहाँ पे कि अब क्या हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो डायरेक्ट जाकर के फार्म से ही सामान को खरीद सकते हैं। अभी जो खास करके एग्रीकल्चर में 3 नए बदलाव आए हैं एग्रीकल्चर लॉ में, जिसके लिए इतना एगिटेशन हो रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें क्या है? उसमें एक कानून यही तो है कि आप स्टॉकिंग मतलब स्टॉक होल्डिंग कर सकते हैं और सीधे जाके जो व्यापारी हैं वो फार्म से यानी किसानों के खेतों से ही अनाज को उठा सकते हैं। तो ये क्या करेगा? इनकम को भी यहाँ पे इंक्लूड इन्हांस करे। सॉरी। So access to irrigation emerged as critical factor of growth by ensuring timely access to sufficient irrigation, like the Gujarat, Punjab could explain their high performances. कुछ जगह पे अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं लेकिन कुछ जगह पे इसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इन्होंने ओके तो यहाँ पे सर्टेन एग्जाम्पल लिया गया है ईयर वाइज 2000 से लेके 2001 और 2015 से 2016 का पूरा जो टाइम रहा वो 6 राज्यों के लिए कैसा रहा, कहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोथ हुआ, कहाँ पर ग्रोथ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के का एग्जाम्पल लेते हैं, दैट जियो ग्रोथ इज द 8% ग्रू सेकेंड फास्टेस्ट, यानी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा ग्रोथ है, इसके से ज़्यादा गुजरात में है। लेकिन कुछ राज्य जहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं है, एमपी, यूपी, ये सारे एग्जाम्पल्स में से हैं। एंड द रिक्वायरमेंट टू अंडरटेक द पॉलिसी रिफॉर्म्स मेनली रिलेटेड टू द मार्केटिंग इमर्ज एज अ की ड्राइवर एंड द प्रेडिक्टर ऑफ द ग्रोथ। नीति आयोग की एक एजेंसी है AMFFRI, इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केट एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। ये नीति आयोग के द्वारा इसको निकाला जाता है, ये याद रखिएगा, आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। नीति आयोग का इंडेक्स है एग्रीकल्चर मार्केट एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, एंड दैट इवेल्युएट इंडियन स्टेट्स ऑन द एक्सटेंट टू विच ईच ऑफ देम अंडरटुक रिक्वायर्ड एग्री रिफॉर्म। अ लो AMFFRI रैंक इम्प्लाइज द स्टेट इज अंडरटेकिंग डिजायर्ड रिफॉर्म। जो रिफॉर्म होने चाहिए वो रिफॉर्म नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से जो आउटपुट है वो कम आ रहा है कुछ राज्यों में, ऐसा इस इंडेक्स का मानना है। इसमें जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें कहीं पर लो गया है, कहीं पर हाई भी गया है। मेन हाईलाइट्स जो पॉइंट्स हैं वो यही है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मार्केट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, पावर सप्लाई वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करना होगा और सब्सिडीज़ को रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। जो सब्सिडी अभी दिया सीड्स पर दिए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स पर दिया जाता है, उसको ना दे करके डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जैसे कि शांता कुमार कमेटी वगैरह ने भी रिकमेंड किया है कि डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। अगर इन पाथ को फॉलो करती है गवर्नमेंट, और यहाँ पे जो FPOs हैं, हमने डिस्कस किया था ना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, उनको सपोर्ट किया जाए डायरेक्टली, तो जो फार्मिंग कम्युनिटी है उनके इनकम को भी जनरेट किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और इसका एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव उसको क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग सैटरडे के न्यूज़ को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, जैसा मैंने आपको जस्ट डिस्कस कर दिया है। क्वाड कंट्रीज़ वैक्सीन बनाने जा रही है, कोविड वैक्सीन, इसका प्रोडक्शन इंडिया में होने वाला है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जापान के द्वारा इसमें फंडिंग करवाई जाएगी, ऑस्ट्रेलिया इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट करेगा और अमेरिका इसमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप है, जैसे क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप। अगर आप क्वाड के सिग्निफिकेंस को कभी लिखेंगे आंसर राइटिंग में तो वहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप है जो क्लाइमेट एसोसिएटेड चीज़ों पर बात करता है। क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप है जो कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एनहांसमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है निगेटिव रिटेल इन्फ्लेशन राइजिंग।
उसी दिन का न्यूज़ है इकोनॉमी, चूँकि आप लोग कहते हैं कि इकोनॉमी की न्यूज़ को डिस्कस करना है, तो इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया था कि अभी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि जो इन्फ्लेशन है वो राइज हो रहा है, रिटेन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट में बताया गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वीक हो रहा है एंड कैपिटल गुड्स माइनिंग आउटपुट डाटा रिलीज्ड, उसमें बताया गया कि रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में है कि इनका वही 4+2- का टारगेट है जिसको ये अचीव कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम इसके लिए हालांकि कर रहे हैं। कोर इन्फ्लेशन आपको पता है क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन मैंने यहाँ डिस्कस किया सो दैट आपको मालूम हो जाए। नॉन फूड एंड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन, अच्छा इन्फ्लेशन तो पता है ना, तब से मैं बोल रही हूँ ये वर्ड, दैट इज़ महंगाई। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। आपके यहाँ पर कितनी महंगाई है? तो टारगेट हमारा क्या है? 4+-2 में होना चाहिए। यानी आरबीआई ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करे, ऐसी पॉलिसी लेकर के आए कि इन्फ्लेशन इससे ऊपर ना जाने पाए। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जिसमें आप फूड और फ्यूल की महंगाई को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन इन्हीं दोनों की महंगाई में होता है। जैसे आज आपको प्याज 40 रुपये मिल रहा है, कल आप जाएंगे तो 80 रुपये मिल सकता है। पेट्रोल का दाम आज 100 रुपये है, कल आप जाएंगे तो 60 रुपये हो सकता है। तो फ्लक्चुएशन जो है वो इन्हीं दोनों में ज़्यादा होता है। इसको जब हम हटा के देखते हैं तो वो कोर इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें पूरी रिपोर्ट आती है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, कितना है, ग्रो हो रहा है या नीचे जा रहा है। ये आपके इकोनॉमी के इमर्जिंग और डाउनफॉल सिचुएशन को शो करता है, ठीक है। अगला न्यूज़ है गैनतोड़े 1961 कैनवास सेल्स इन अप्रॉक्स 40 करोड़। ये न्यूज़ इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है बिकॉज इंडियन आर्ट में देखा जाए तो एक रिकॉर्ड हुआ है, ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड नया बना है। इसलिए ये पूछा जा सकता है कि वीएस गायतोंडे किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, है ना। इनका नाम से पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम है, वहाँ पे पूछा सकता है। तो ये बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे और इसी से एसोसिएटेड है। भूला भाई देसाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट जो कि बॉम्बे में है, वहाँ पर स्टूडियो है जहाँ पे कि ये इतनी महंगी की तस्वीर बिकी है। 1960 में ऑयल पेंटिंग किया था इन्होंने, ठीक है ना। ऑयल पेंटिंग थी और बहुत ही डिफरेंट पेंटिंग थी। 40 करोड़ अप्रॉक्स में ये बिकी है। एक अलग से रिकॉर्ड बना है, इसलिए ये जान लीजिएगा वीएस गायतोंडे के बारे में। प्लास्टिक वॉर, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, और एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसमें प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए प्लास्टिक को बैन किया गया है बहुत सारे राज्यों में, और इवन इंडिया में भी होल पैन लेवल पर इसको बैन किया गया है। सो जो टेरी है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन विल सून बिगिन मैपिंग एजेंसी, ठीक है ना। एक मैपिंग एजेंसी बना रही है, डिपार्टमेंट वगैरह को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और जो प्लास्टिक वेस्ट का बर्डन है, प्लास्टिक कई सारे फॉर्म में आप यूज़ करते हो, जैसे स्पून है या प्लास्टिक के ग्लास आते हैं, ये सारे प्लास्टिक्स हैं। तो इनका जो बर्डन है कैसे उसको रिड्यूस किया जाए। और चलिए उसको तो रिप्लेस किया जा सकता है, बट जितने भी आप चीज़ें लाइक कोई भी चिप्स का पैकेट आता है या कोई भी सामान है, टी बैग्स हैं, कोई पैकेट्स आते हैं, तो वो सब प्लास्टिक का पैकेट होता है। तो इसके कैसे बर्डन को कम किया जाए, इसके लिए इस पर काम होगा। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईपीआर किसके अंतर्गत आता है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टर्म्स, ये आपके क्वेश्चन में आ जाएगा कि ईपीआर मान लीजिए आता है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद, तो ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 से एसोसिएटेड है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा प्लास्टिक को ऑब्वियसली इरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है। इनके प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे बात की जाएगी, कैसे कम किया जाए, इसकी प्रॉपर मीटिंग होगी। लेकिन अच्छी बात क्या है, इसके लिए एक एजेंसी बनाया जा रहा है सो दैट इस पर काम किया जा सके। वी शेप्ड रिकवरी क्या होती है? ये हालांकि स्टेट ओरिएंटेड न्यूज़ है, लेकिन वी शेप्ड रिकवरी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से वी का शेप यही होता है ना, अचानक से डाउनफॉल आया कोविड के बाद और फिर अपवर्ड जाना, ये वी शेप्ड रिकवरी होती है, मतलब जब इकोनॉमी फटाफट से रिकवरी हो जाए। दूसरा होता है के शेप्ड, हमने इसको भी डिस्कस किया था, के शेप्ड रिकवरी भी होती है, ठीक है, कि
जब नीचे चला जाए, और या फिर जैसे के शेप में एक्चुअली क्या होता है, कुछ सेक्टर है जो ऊपर जा रहा होता है, कुछ सेक्टर नीचे। आज अभी जो कोविड के समय सिचुएशन है वो कुछ इसी तरीके से, मान लीजिए एमएसएमईज हैं वो नीचे की तरफ डाउनफॉल हो रही है, नौकरी लोगों की जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही, लोन नहीं मिल रहा, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब एक ही देश में कुछ इंडस्ट्रीज अपवर्ड जाएँ और कुछ इंडस्ट्रीज डाउनवर्ड हो जाएँ तो वो के शेप रिकवरी होती है। तो ये सारे शेप रिकवरी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है म्यांमार एसोसिएटेड, म्यांमार की फर्स्ट सैटेलाइट। म्यांमार के बारे में अगर आप जानते हैं तो वहाँ पर पॉलिटिकल काफ़ी इनस्टेबिलिटी इस समय में, बिकॉज आपको पता होगा वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई थी, लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको ओवरटेक करते वहाँ की आर्मी ने उसको ओवरटेक कर लिया है, और अभी काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहा है। इसी बीच में, इसी जद्दोजहद में जो जापान का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ से म्यांमार का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी स्पेस के फील्ड में म्यांमार की भी एंट्री हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है, ये सब इकोनॉमी एसोसिएटेड न्यूज़ हैं। AI-1 बॉन्ड, AI-1 बॉन्ड बहुत 81 बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था। एडिशनल टायर 1 बॉन्ड, अभी जो कंपनी वगैरह है वो जब डाउनफॉल होती है तो उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसे बॉन्ड्स को जारी किया जाता है, ठीक है ना। जैसे डिफ़ॉल्ट होने लग जाती है कंपनी तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये ऐसे बॉन्ड्स को जारी किया जाता है, उसको 81 बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। लास्ट डे और आज दोनों के न्यूज़ को डिस्कस कर लिया है मैंने। आई होप आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। कीप स्टार्टिंग।